हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि हमने कहा था, फ्राइडे और सैटरडे हम 2 दिन भारत का संविधान यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास चलेगी 2 दिन। हाँ, जैसा कि हमने बताया था कि नहीं, तो भारतीय संविधान हमारा 2 दिन चलेगा, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान में हमने पढ़ा था, हमने भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 भी पढ़ लिया, भाग 3 हम लोग चल रहे थे। हा? भाग 3 कि नहीं, भाग 3 चल रहा था कौन सा, मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने बताया था कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं कि नहीं, ये चीज हमने बताया था मूल अधिकार के बारे में। इससे पहले जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना। भाग 1 से, भाग 1 से, ठीक। भाग 1 हमारा क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितना से कितना तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक। इसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद पहला कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ के नाम में क्या बताया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। 1 में अनुच्छेद 1 में बताया गया, ठीक। फिर अनुच्छेद 2 में बताया गया है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है, क्या बताया गया है, कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश, यानी सिक्किम हमने बताया था, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसका हमने क्या किया है, अपने भारत में मिलाया है, एक नया राज्य बनाया है। प्रवेश और स्थापना इसमें हमने बताया था ना। फिर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, ठीक। 3 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण व नए राज्यों के क्षेत्रफल में, नए राज्यों के क्षेत्रफल में वृद्धि और उसके नाम में परिवर्तन। जैसे हमने बताया था कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, किसके थ्रू रखा गया, अनुच्छेद 3 के तहत रखा गया, ठीक। फिर अनुच्छेद 4 में हमने बताया, अनुच्छेद 4 हमने क्या बताया, 4 क्या बताया था कि 2 व 3 का पालन अगर संसद कर रहा है तो उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसमें क्या कर सकता है, राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये भाग 1 था। भाग 2, भाग 2, भाग 2 में हम लोग देखते हैं, भाग 2 क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। ये कितना से कितना तक है, 5 से लेकर 11 तक, ठीक। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक, ठीक। इसमें 5वां क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से सबकी नागरिकता भारतीय, जो भारत में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक। दूसरा कह रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता, यानी 5वां के बाद 5वां क्या बोल रहा है,
पांचवा बोला था कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। छठा अनुच्छेद 6 बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। फिर सातवां कह रहा है पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्ति जो वापस फिर भारत आते हैं उनको नागरिकता। ठीक, सातवां कहता है कि जो पाकिस्तान चले गए थे इंडिया के लोग, वो किसी कारणवश अगर पाकिस्तान से भारत वापस आते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? उसको पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी नागरिकता। ठीक, सातवां हो गया। आठवां क्या कह रहा है? आठवां क्या कह रहा है? आठवां कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी आठवां कह रहा है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो भारत से बाहर रहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया का है, मान लीजिए वो दुबई कमाने गया है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक, आठवां में कह रहा है। नौवां क्या कह रहा है? नौवां कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर हमारे देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो नौवां में यही कह रहा है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हम भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर देंगे। ठीक, नौवां में ये कह रहा है। जैसे हमने बताया था कि अक्षय कुमार ने क्या किया है, कनाडा की नागरिकता ले ली है, तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई है। ठीक, हाँ, ये नौवां में है। दसवां क्या कह रहा है? हाँ, दसवां कह रहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखिए, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना का मतलब क्या है? यानी आप अपने भारत में रहकर किसी अपने, जो मान लीजिए कोई दुश्मन देश से आप अपने देश की बात साझा करते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या शत्रु देश की आप मदद करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10वां में ये बताया गया। 11वां में क्या कह रहा है? हाँ, 11वां में कह रहा है कि संसद नागरिकता कानून बना सकता है। क्या कह रहा है? संसद नागरिकता कानून बना सकता है। ठीक, ये हमने बताया। ये 5 से 11 तक हो गया ना संसद। अब इसमें क्या है? संसद नागरिकता कानून बना सकता है। ठीक, इसमें ये बताया गया। समझ में? हमने पूरा बता दिया नागरिकता। आज चलते हैं भाग 3। भाग 3। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकार। हमने अभी बताया था कि मूल अधिकार कितना से कितना तक है? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक है मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। हमने बताया था 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा है। हाँ, 13 मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। हाँ, 12 हमने बताया था, 12 बताया था हमने राज्य की परिभाषा है। इसमें राज्य के बारे में बताया गया, राज्य की परिभाषा के बारे में। 13 में बताया गया कि मूल अधिकारों के संघनन, असंगत या उनका अल्पीकरण। 13 में हमने बताया था कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण के बारे में इसमें हमने बताया था 13 में। और मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने बताया था। मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं बताया था कि नहीं? बताइए। हमने बताया था कि नहीं मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? चलिए हम लोग चलते हैं। अब 13 तक हो गया था। 14 हम बता रहे थे
कि नहीं? अनुच्छेद 14 भाग 3 मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार है अनुच्छेद कितना 14, ठीक। अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जो उसको समान रूप से क्या उसको समान संरक्षण मिलेगा। जैसे कि कोई बच्चा है वह अगर ऊंची जाति का है और कोई निम्न जाति का है तो ये नहीं कहेंगे कि आप ऊंची जाति के हो तो आप ब्रेंच पे बैठो, नीची जाति के हो तो आप जमीन पे बैठो। नहीं, जो ऊंची जाति को दर्जा मिलेगा वहीं निम्न जाति के लोगों को भी दर्जा मिलेगा, ठीक। इसमें यही बताया गया 14 में, ठीक। 15 अनुच्छेद 15 में हमने बताया था जन्म, हमने बताया था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के है और या जन्म के स्थान पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें हमने बताया था धर्म, लिंग, जाति है, मूल, वंश, वंश या जन्म स्थान है? के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमने बताया था ना, देखिए इसमें भेदभाव आप नहीं कर सकते है? किसके आधार पर? धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए भारत में कहा है भारत के सभी लोग समान है, चाहे वो उच्च जाति के हो चाहे निम्न जाति के हो, सब लोग समान है, ठीक। तो जब सब लोग समान है तो आप क्यों भेदभाव करेंगे बताइए? यही चीज कहा गया है कि सभी लोग समान है तो आप क्यों भेदभाव करेंगे? तो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर और मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे धर्म के आधार पर मतलब धर्म के आधार पर कैसे भेदभाव? समझिए धर्म के आधार पर कैसे भेदभाव। मान लीजिए पहले धर्म के आधार पर क्या होता था कि पहले जो नीची कास्ट के लोग थे उन लोगों को मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं था, प्रवेश वर्जित था उन लोगों का, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था उन लोगों को। तो सरकार ने क्या किया कि ये धर्म के आधार पर उनको ये वरीयता दी गई कि अब कोई भी व्यक्ति हो सबको पूजा पाठ या मंदिर में जाने का अधिकार है, ठीक, समझ आया। लिंग के आधार पर दूसरा है, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर यानी ये महिला है ये पुरुष है, तो महिला है तो आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, आप उसको नीचा नहीं गिरा सकते हैं। तो लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक। जानते हैं लिंग के आधार पर भेदभाव भी होता था पहले के समय में। एक था मूलाकर, यानी जानते हैं उसमें क्या था? मूलाकर में उसमें ना जो पहले के लोग थे वो स्तन पे कर लेते थे, स्तन ढकने के लिए कर लेते थे। बताइए पहले के समय में क्या प्रथा थी कि जो बड़ी जाति के लोग थे वो इस कर
को नहीं मानते थे, नहीं देते थे। हाँ, उनके बहू बेटियां स्तन ढक के रखती थी और जो निम्न जाति के थे स्तन ढकने के लिए उनको कर दिया जाता था, ठीक, मूला कर। हाँ, तो जानते हैं इसी चीज को खत्म करने के लिए ये सब चीज चलाया गया है। हाँ? जाति, लिंग हो गया, जाति, जाति, जाति समझिए, जाति मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हाँ, और कोई क्षुद्र है, हम ब्राह्मण हैं और कोई क्षुद्र है, तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम क्षुद्र हो तो तुम्हारा काम क्या है, तुम बस कचरा उठाओ, हाँ, और हमारे सामने न पड़ो। ये क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। समझना है, जाति के आधार पर भेदभाव, ठीक। मूल वंश, मूल वंश, मूल वंश, मूल वंश यानी मैं अगर ब्राह्मण जाति का हूं, मेरे पिता भी ब्राह्मण जाति के थे, हा? अगर कोई और व्यक्ति है जो क्षुद्र जाति का है, उसके पिता भी क्षुद्र जाति के थे, तो उसके वंश के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारा पिता ऐसा था, हाँ, तुम्हारा वंश ऐसा था, इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक। फिर जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक। देखिए जन्म स्थान के आधार पर कैसे भेदभाव होता है, इसके बारे में समझिए। जन्म स्थान के आधार पर यानी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो बिहार का है, वो अगर दिल्ली जाएगा तो कहेंगे ये बिहारी है ना, ये बिहारी है, मतलब बहुत लोग बिहारियों से यही कहते हैं कि ये बिहारी है, इसका अपमान करते हैं ऐसे ऐसे, हाँ, बिहारी हैं ये, यूपी वाले हैं ये, गुजरात वाले हैं, ऐसे जन्म स्थान के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, हाँ, कि ये बिहारी है तो मैं इसको 2 ही रुपया दूंगा आज की मजदूरी, हाँ, और सबको मैं 10 रुपये दूंगा, ये कोई बात नहीं है, हाँ? आप जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला चलिए, लोक नियोजन 16वां अनुच्छेद 16वां है, 16, हाँ? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन समझ रहे हैं, लोक नियोजन होता क्या है, हाँ? लोक नियोजन, लोक नियोजन आपको पता है, बताइए। लोक नियोजन, हाँ, हमने बताया था एक बार आप लोगों को कि लोक नियोजन क्या है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। लोक नियोजन, लोक नियोजन यानी समान संरक्षण, समान संरक्षण, इसका क्या हो जाएगा, लोक नियोजन है ना, लोक नियोजन, ठीक। लोक नियोजन, लोक नियोजन में है क्या, इसमें समझिए, इसमें कह रहा है कि किसी भी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति, राज्य के किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति में समान अवसर प्राप्त होगा, में
अवसर होगा। ठीक, समान अवसर प्राप्त होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, 16 में लोक नियोजन है, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको अगर कोई राज्य सरकार ने कोई पद दिया है तो उसको सबके समान नियोजन दिया जाएगा, सबके समान वेतन दिया जाएगा, सबके समान कार्य दिया जाएगा। ठीक, ये नहीं कि ये पिछड़ी जाति का है तो मैं इस पे बहुत ज्यादा वजन मतलब कार्य लाद दूं और उसका वेतन भी कम कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान वेतन और समान संरक्षण सबको दिया जाता है। और इसमें कह रहा है कि इसमें भी जन्म वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर आप भेदभाव इसमें भी नहीं कर सकते। यानी लोक नियोजन में भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब अगर नौकरी में समान है तो सबको समान संरक्षण मिलेगा। अगर आप आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में सबको समान संरक्षण मिलेगा, वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या कोई भी हो। ठीक, सबको समान संरक्षण मिलेगा। समझा, ये कहा है। ठीक, 16 हो गया। अब चलते हैं 17। ये अभी कौन सा चल रहा है पता है ना आप लोगों को? है मूल अधिकार 14 से 18 तक कौन सा था? मूल अधिकार 14 से 18 तक कौन सा था? हमने बताया था ना, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। हा? मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया था कि नहीं? बताइए। हमने बताया था समता का अधिकार, हमने बताया था समता का अधिकार। समता का अधिकार कितना से कितना तक था? 14 से लेके 18 तक था। ठीक है, इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। 16 पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 17 चलेंगे। 17 अनुच्छेद 17 है क्या हमारा? बताइए, अनुच्छेद 17 हमारा क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब समझ रहे हैं? जैसे छुआछूत, छुआछूत, ऐसे चीजों से आपको निजात मिलेगी। इसमें कह रहा है कि अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषेध किया गया है, अर्थात इससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी अगर कोई व्यक्ति, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को उसके आचरण से भेदभाव करता है तो वह क्या है? दंडनीय
अपराध है। ठीक, यानी जो छुआछूत होता है, जब पहले के समय में क्या होता था कि जो नीची जाति के लोग थे उन लोगों को मतलब बाहर दिन में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उन लोगों को किसी के हाथ का छुआ पसंद नहीं था, हाँ? या किसी की अगर परछाई उन पे पड़ जाती थी तो वो पसंद नहीं था, हाँ? कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति को छू नहीं सकता था, उनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, हाँ? ऐसा ऐसा था पहले के समय में। तो अनुच्छेद 17 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है, हाँ? आप वो व्यक्ति दिल में भी आराम से चल सकते हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक जगह से पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, हाँ? ये सब चीज इसमें बताई गई। इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, जैसे जैसे सार्वजनिक जगहों सार्वजनिक सार्वजनिक स्थानों पर जाने से और होटलों में खाना खाने व रहने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, इसको समझिए। कह रहा सार्वजनिक जगहों पर जाने से और होटलों 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 में खाना खाने व रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी अगर कोई भी चाहे तो कहीं जा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सब चीज कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकता है वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक, ये हो गया। अब चलिए चलते हैं अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसका लास्ट है, समता का अधिकार में, उपाधियों का अंत। देखिए, उपाधियों का अंत का मतलब समझ रहे हैं? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत। जैसे उपाधियों का अंत मतलब समझ रहे हैं? जैसे महाराजा, राजा, धीराज, ये जो उपाधियां थी ना पहले के समय वाली, ये सब उपाधि आप नहीं रख सकते। ठीक, महाराजा, धीराज, ये सब उपाधियां आप नहीं रख सकते। पहले वाली जो उपाधियां थी, राजा महाराजाओं वाली उपाधियां, ये सब उपाधि आप नहीं रख सकते। आप सेना की उपाधि रख सकते हैं,
सेना की उपाधि रखते हैं, शिक्षा की उपाधि रख सकते हैं। हाँ, समझ आया? ठीक, ये सब उपाधि, आप उपाधि कौन कौन सी रख सकते हैं? हाँ, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, पहले इसको समझ लो। नहीं रख सकते कौन कौन सी? राजा, महाराजा, धीराज, धीराज, हाँ, आदि आदि उपाधियां आप नहीं रख सकते। रख क्या सकते हैं? रख क्या सकते हैं? रख सकते हैं शिक्षा, शिक्षा, सेना, सेना, शिक्षा सेना से संबंधित उपाधियां आप रख सकते हैं। शिक्षा सेना और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी शिक्षा में ही आ जाएगा। तो शिक्षा में कैसे आ जाएगा? आपने एमबीबीएस की तैयारी की है तो वो शिक्षा के ही द्वारा की है ना, तो उसमें शिक्षा आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सब आप उपाधियां रख सकते हैं। शिक्षा सेना की उपाधियां, जैसे सेना में कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल ध्यानचंद्र, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ऐसी ऐसी उपाधियां आप रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शिक्षा में मनोहर, जैसे कि इसमें आप रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर मनोहर एमबीबीएस, रख सकते हैं। ये शिक्षा की उपाधि है ना। तो आप रख सकते हैं कि राकेश एम ए, ठीक, इसमें ऐसे आप उपाधि रख सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा की उपाधि आप रख सकते हैं। एमएससी, एमए, बीएड, बीटीसी, जो मन करे वो रख लीजिए। आप उपाधि रख सकते हैं। एलएलबी, ये सब उपाधियां होती है। क्या राकेश एलएलबी, ठीक। तो ये शिक्षा की उपाधियां है, ये शिक्षा द्वारा आती है। ठीक, इसमें एक और चीज कहा गया है, आप विदेश यानी विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। विदेश से जो विदेशी लोग हैं, जैसे बाहर के देश से कोई भी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे विदेश से क्या ग्रहण कर सकते हैं? उपहार ग्रहण कर सकते हैं, सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। ये सब सम्मान आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर उपाधि लेना हो तो राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा? आपको उनसे पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से आपको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या करेंगे? कोई भी उपाधि, विदेशी जो उपाधियां हैं वो आप रख सकते हैं अपने पास। ठीक, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। समझ में आया? यही कहा है। हाँ, अब ये 18 तक तो हो गया। हाँ, उपाधियों का अंत, हाँ, उपाधियों का अंत हो गया। ये 18 तक ये समाप्त हो गया। उपाधियों का अंत आप 18 तक ये समाप्त हो गया। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। उपाधियों का अंत हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या है। उपाधियों का अंत के बाद, उपाधियों के अंत के बाद भी कुछ होगा ना। चलिए उसको भी देखते हैं। अगला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार,
हाँ, मूल अधिकार में ही है ये स्वतंत्रता का अधिकार। 12 इस मूल अधिकार में हमने क्या बताया था, कितना से कितना तक है, 12 से 35 तक है ना, बताइए। मूल अधिकार में हमने बताया था कितना से कितना तक है, 12 से 35 तक। ठीक, अभी हमने कितना पढ़ा, 14 से 18 पढ़ा। कौन सा अधिकार था हमारा, हाँ, समता का अधिकार था, समता का अधिकार था। अब अगला हम लोग चलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार हमने पढ़ लिया। अब 18 के बाद 19 चलेंगे। इसमें पहले लिख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, स्वतंत्रता का ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना तक है, हाँ? बताइए, 19 से 22 तक है। कितना तक है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अब 19 से लेकर 22 तक है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 19, ठीक, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, इसके बारे में समझिए। अनुच्छेद 19 का क्या कहता है, मूलभूत स्वतंत्रताओं का अधिकार है ना। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको समझिएगा। इसमें कई स्वतंत्रता के अधिकार हैं, हाँ? उसको इसमें 19 में कुल 7 थे, लेकिन अब 6 हो गए हैं। ठीक, पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। जानते हैं कैसे, 44वें संविधान संशोधन में इसमें 7वां संविधान जो 7वां अधिकार था उसको हटा दिया गया। उसको हम बताएंगे, पहले इसको समझिए। इसमें पहला है, पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें समझिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है। यानी इसमें आपको किसी चीज के बारे में बोलने की स्वतंत्रता है, हाँ? इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। तो इसमें कहता है कि आप जैसे प्रेस हो गया, हाँ, प्रेस के द्वारा या मीडिया के द्वारा आप कुछ भी बोल सकते हैं या किसी से सवाल कर सकते हैं, हाँ, ये है। फिर दूसरा देखिए, पहला इधर हो गया, दूसरा इधर देखिएगा। दूसरा क्या कहता है, शांतिपूर्ण, हाँ, एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध, क्या है, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी मारपीट के या दंगे फसाद के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तीसरा है इसमें, क्या है,
संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता। ठीक, ये कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें समझिए, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है, समझे। फिर उसके बाद चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की ठीक, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक, अब ये चौथा हो गया। अब पांचवा यहां पे देखते हैं। पांचवा इसमें कह रहा है, चौथा में कह रहा था कि आप भारत के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, आप जाके वहां घूम सकते हैं, आपको पूरी आजादी है घूमने की, पूरे भारत में, भारत से बाहर नहीं, भारत में घूमने की आजादी है। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, भारत के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक, समझिए, निवास करने की स्वतंत्रता या बस जाने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता यानी आप मान लीजिए रह रहे हैं यूपी में, आप दिल्ली में जाके बस सकते हैं, मुंबई में जाके बस सकते हैं, कन्याकुमारी में जाके बस सकते हैं, कश्मीर में जाके बस सकते हैं। ठीक, अब पहले नहीं था कश्मीर में बसना, क्योंकि कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 जो था ना, इसके तहत आप नहीं बच सकते थे कश्मीर में। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हट गया है, तब से आप कश्मीर में भी जाके बच सकते हैं। समझे, अपवाद के रूप में आता था कश्मीर और लद्दाख, ये अपवाद में आता था पहले। इसमें नहीं जाके आप बच सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते थे, लेकिन आप जाके वहां बच सकते हैं, रह सकते हैं। वहां पे अगर किसी कश्मीरी महिला से विवाह कर लें तो वहां के आप निवासी हो जाएंगे, वहां के निवासी होने के साथ आप जमीन के हकदार हो जाएंगे। अब जमीन के हकदार हो जाएंगे तो आपको वहां पे निवास आराम से मिल जाएगा। ठीक, समझा। तो ये चीज है कि आप भारत के किसी भी कोने में जाके बस जाने की स्वतंत्रता है, यानी रहने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। समझा।
ये इसमें कहा गया है। इसमें पांचवा हो गया। आप छठवां देखिए, छठवां क्या कह रहा है? छठवां कह रहा है कोई भारत के किसी भी कोने में, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, है? कोने में जाकर क्या करना है? हा? जाकर व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ठीक, लग रहा है। चलिए इसको समझिए। कह रहा है छठवां, भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार या कारोबार करने ये कर से नहीं, करने की स्वतंत्रता है। ठीक, हाँ, यानी आप भारत के किसी भी कोने में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी कोने में, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, बांग्लादेश नहीं, जैसे आपका सिक्किम हुआ, नागालैंड हुआ, ये सब अब जाके वहां पर रह के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक, इसमें ये कहा गया। एक और चीज इसमें, एक सातवां था, छठवां ऐसे ना, सातवां था। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार। हाँ, क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसमें था संपत्ति का अधिकार का ठीक, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, अब इसमें देखिएगा, हाँ, इसको हटा दिया गया है। इसको कैसे हटाया गया? नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाँ, नोट में लिखिएगा, नोट में 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। अब इसे कहां रखा गया है? 300 के क में रखा गया है। अब इसे कहां रखा गया है? 300 के क में रखा गया है। इसको कहां रखा गया? अब यह 300 के क में रखा गया है। ठीक, 300 के क में रखा गया। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? यानी 300 के क में इसको रखा गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ, अब इसको ध्यान दीजिएगा। 300 के क में क्या रखा गया है? इसको रखा गया है। इतना समझ गए होंगे आप लोग? बताइए कि नहीं समझ में आया? हाँ, तो यही थे स्वतंत्रता के अधिकार। हमने स्वतंत्रता का अधिकार आज समाप्त कर दिया।
कल हम लोग चलेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बाद कौन है? हा? बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। ये कितना से कितना तक है? 23-24 है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। हाँ, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। कल हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? देखिए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।